जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज है। आप लोगों की पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं भाई। और मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करी है कि चीज़ों को मैनेज करके चलूं। पर हो जाता है कभी कभी कि मैनेजेबल नहीं होती। आप लोग भी जब यहाँ पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है कभी कभी। तो अब से मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा कि आप लोगों के लिए क्लासेस जल्दी जल्दी शूट कर दूं। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली हमारी ऑलमोस्ट 40 क्लासों में पूरी बढ़िया अच्छे तरीके से पॉलिटी कवर अप हो जाएगी। और आज मैं तुम्हें दिख भी रही होंगी क्योंकि मैंने कोशिश करी है थोड़ा पेन टैब मंगाने की। देखो तुम्हारे लिए पेन टैब मंगाया है। और ताकि तुम लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूं। तो थोड़ा सा बिलीव करना मेरे ऊपर भी। चीजें मैनेजेबल हो जाएंगी तो सारी चीजें करवा दी जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रही बात इसकी कि पॉलिटी क्लासेस खत्म कराओगे या नहीं कराओगे, पॉलिटी क्लासेस तुम्हारी जरूर खत्म होगी। मूल विधि मैंने इसलिए अभी बीच में रोक दी क्योंकि दो दो चीजें मेरे से मैनेज हो नहीं पा रही हैं। तो उसके लिए रियली सॉरी। और आप लोग जिन भी लोगों ने नोट्स वगैरह निकलवा लिया, आप बिल्कुल परेशान मत हो ना, आपके सारे नोट्स कवर अप होंगे। साथ ही साथ उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करवानी होगी ना, वो मैं आज तुम्हें ऐड ऑन करवा दूंगी, लिख के बता दूंगी। तुम साथ साथ अपने नोट्स को लेके चलना, मेरे नोट्स अगर किसके पास है उसको लेके चलना, उसी में कहीं पे नोट डाउन करके लिखना है। एक छोटी डायरी ले लेना, उसी को चिपका लेना वहीं पे, ठीक है। ऐसे करके लिख लेना। अगर कोई बच्चा लूसेंट से बढ़ा तो लूसेंट में ही अंडरलाइन करते चलना। और सारी चीजें उसी से आपकी कवर अप हो जाएंगी। इससे पहले वाली क्लास एक बार रिवाइज जरूर से कर लेना, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करके पूरी की पूरी खत्म कर लेना। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हारे एक्ट्स। एक्ट्स भी नहीं, मतलब जो तुम्हारे केसेस है, जैसे गोलकनाथ केस हो गया, मिनर्वा मिल्स केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया। ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। पता है कैसे फॉर्म में? बिल्कुल स्टोरी की फॉर्म में तुम्हें याद हो जाएंगे। तुम्हें एक एक चीज याद हो जाएगी, गारंटी है इस बात की। पर पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और लास्ट की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा दूंगी, जो चीजें इन नोट्स में नहीं है, पर मैं कवर अप करवा रही हूँ, तुम्हें अलग से कवर अप करवा रही हूँ। कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ कवर अप होगा, परेशान मत होना। सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, इसी में से ही ना तुम्हें क्वेश्चंस दिखाऊंगी मैं। ठीक है। और नहीं है ना, जो पढ़ रहा है और जो इनको इन नोट्स को ऐसे ले रहा है ना हल्के में, उन्हें फिर बाद में फील होगा कि यार हमें हल्के में लेना चाहिए था। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं भाई। हम्म। और कोई भी हंसेगा नहीं अगर पेन वेन मेरा सही से ना चले तो। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम शेड्यूल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा ये दिया हुआ है, क्या नाम है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे बाकी ज्यादा कोई बहुत ज्यादा चीज है नहीं। ठीक है। ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है। उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें से कोई क्वेश्चन वोश्चन भी नहीं आता है जनरली। बस इसमें ये है कि थोड़ा बहुत पढ़ा देना पड़ता है कि विस्तृत और लिखित हुआ है हमारा। ठीक है। संविधान सर्वोच्च है, मैंने बताया था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ये जैसे हमारी विधायिका हो गई, ये वाली होगी कार्यपालिका, और न्यायपालिका हमारी अलग होती है। मैंने बताया था तुम लोगों को। पंथ निरपेक्ष, कोई अपना एक धर्म नहीं है भारत का। ठीक है। कठोर है। अब कठोर का एग्जाम्पल दो। कठोर ऐसे है कि आप संविधान में, संविधान के मूल ढांचे में चेंज नहीं कर सकते। मतलब जैसे मान लो फंडामेंटल राइट हो गया। अब कोई भी तुमसे ये नहीं कह सकता कल को आके कोई भी सरकार कि तुम्हें ना यहाँ खड़े होने का अधिकार नहीं है, या तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, या आप में से कोई भी एक बंदा उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा सकता। ऐसा कोई भी सरकार आके तुम्हें नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। और लचीला कैसे है? लचीला ऐसे है कि अगर आपको कोई मतलब चीज समझ में नहीं आ रही, या न्यायपालिका को लग रहा है कि भाई इस बार इस चीज में गड़बड़ है, तो न्यायपालिका भी इसमें वो उठा सकती है पुनरावलोकन की शक्ति से। साथ ही साथ आपके भेजे हुए जो प्रतिनिधि है लोकसभा में, राज्यसभा में, वो भी उसका ऑब्जेक्शन उठा सकता है। और उसके बाद क्या हो सकता है? संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है। मैंने तुम्हें लचीले का भी एग्जाम्पल दे दिया और बेटा कठोर का भी एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद अगर हम चीजों को देखें, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं हमें भाई। फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं ना, हमारे कुछ मौलिक अधिकार भी हैं और कुछ हमारी कर्तव्य भी है, कुछ हमारी ड्यूटी भी है। डीपीएसपी बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब क्या है? निर्देश का मतलब क्या होता है कि राज्य को कुछ निर्देश दिए गए कि अगर राज्य इतना कैपेबल हो जाए कल को, जैसे केजरीवाल है, इधर लिखती हूँ, जैसे केजरीवाल है, केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। तो केजरीवाल को, राज्य को ऐसा लगा ना, उस पर्टिकुलर राज्य को ऐसा लगा कि महिलाएं जो हैं, मतलब महिलाएं थोड़ा सा वैसा वर्ग है, ठीक है, जो जिनको उस हिसाब से मतलब शोषण किया गया, या कैसे समझ लो कि भाई उस हिसाब से उनको उतनी इक्वालिटी नहीं मिली है। तो अगर वो बाहर भीतर जाती हैं, कहीं अपना काम धंधे पे जाती हैं, तो उनको बस की सुविधा दे दे। तो राज्य को ऐसा लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो मैंने कर दिया। इसी से रिलेटेड क्या आ जाते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट। कि अगर राज्य को ऐसा लगे
राज्य को लगे कि मेरे पास बहुत धन हो गया है, मेरे पास बहुत ज्यादा धन हो गया, तो सबको 1-1 हजार रुपए बांट दे राज्य। अगर राज्य को लगे तो कर सकता है राज्य। ठीक है, समझ रहे हो, ये लोक कल्याणकारी। उसका ऊपर राज्य को ऐसा लगेगा नहीं, वैसे तुम परेशान मत हो। ठीक है, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि तुम अलग अलग जाके बताओ कि मैं तो यूपी का सिटीजन हूँ। तुम ये कह सकते हो कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, पर मैं नागरिक कहाँ का हूँ? मैं नागरिक, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, पर मैं नागरिक भारत का हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, तो इसको कहते हैं एकल नागरिकता। पर ऐसी नागरिकता कहाँ पे नहीं है? यूएसए में नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था पिछली वाली क्लास में। कहाँ पे नहीं है? यूएसए में नहीं है। आप एक बार को यूएसए के नागरिक भी हो, और आप कनाडा के भी अलग से नागरिक हो। ठीक है, वहां पे डुअल सिटीजनशिप चलती है। आपको जो मेन है यूएसए, मतलब पूरे के पूरे जो कंट्री है, उसकी तो नागरिकता लेनी है, साथ ही साथ आपको कनाडा की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी, अगर आपको नागरिक बनना है तो वहां का। आ रही बात समझ में? उसके बाद संसदीय व्यवस्था है ना बेटा। संसदीय व्यवस्था है हमारी। ठीक है, गणतंत्रात्मक राज्य है। ठीक है, पूरे मतलब जो गण है, मतलब जो भारत के लोग हैं वही चला रहे हैं उसको, रिपब्लिकन स्टेट है। और ये लोक कल्याणकारी मैंने तुम्हें बता ही दिया। इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। ये मैंने तुम्हें बताया था, देखो ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पे राज करा। ठीक है, इतने हरामखोर थे ये लोग। इन्होंने पूरी दुनिया, मतलब एक तरीके से आधा, आधी दुनिया इनके हिस्से में थी। पर फिर भी इनके पास, हरामखोरों के पास, इन लोगों के पास संविधान लिखा हुआ ना है। देख लो, लिखित संविधान नहीं है। इतने इतने अकलमंद है ये लोग कि इनका संविधान जो है वो अलिखित है। ठीक है, इनकी जो संसद बना देती है ना संविधान, मतलब संसद ने जो भी कानून बनाया वही संविधान है इनके लिए। पीछे वाले कानूनों को देख लेंगे, ये इतने टेंशन नहीं लेते। ठीक है, अब हम आते हैं शेड्यूल्स पे। ये है मेन तुम्हारा आज का जो टॉपिक है, ये मेन है। तुम्हें पता है कि जो स्टार्टिंग में हमारे शेड्यूल थे वो कितने थे? 8। अब तुमने इससे पहले पता क्या पढ़ा होगा? तुमने 8 शेड्यूल ऐसे पढ़े होंगे, पहले में ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है। आज हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, कि बाय द चांस अगर क्वेश्चन इससे आ जाता है तो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, 8 शुरू में थे। शुरू शुरू बोले तो, शुरू बोले तो 26 जनवरी 1950। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है लागू हुआ, उस टाइम पे 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब कितनी है भैया? अब 12 हो चुकी है। कौन कौन सी हो चुकी है, कैसे कैसे हो चुकी है, पढ़ते हैं। देखो, पहली अनुसूची में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र। भारत और उसके संघ राज्य। ठीक है, भारत और उसके संघ राज्य, ये फर्स्ट शेड्यूल में भी है और ये भाग 1 में भी है ना बेटा? भाग 1 में भी तो है ये संविधान के, और फर्स्ट शेड्यूल में भी है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, भारत और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा हो गया सैलरी अलाउंसेस ऑफ, सॉरी, वेतन, एक सेकंड, गड़बड़ कर रहा है ये। हाँ, अब पढ़ते हैं। वेतन भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। इसके अंदर जानने की क्या बात है? देखो सुनो, ये तो तुम पढ़ सकते हो। प्रेसिडेंट की सैलरी, प्रेसिडेंट की वो है, गवर्नर की है, लोकसभा स्पीकर की भी बनाते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है बताना जरा। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन की बनाते हैं। ठीक है, वाइस पर्सन की बनाते हैं, राज्य विधानमंडल की बनाते हैं, विधानसभा की बनाते हैं, विधान अध्यक्ष की बनाते हैं, विधान परिषदों के सभापति की बनाते हैं। ये सारी चीजें तो होती हैं। इसमें जानने वाली चीज ये है, हल्की सी जानने वाली चीज क्या है? जानने वाली चीज ये है कि पीएम और उसके मिनिस्टर्स की, पीएम और उसके मिनिस्टर की जो सैलरी है वो यहां से नहीं बनती। अब आप यूं मत कहना पीएम को क्या जरूरत है सैलरी की। तो पीएम की और इसके मिनिस्टर की, जो इसकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी सैलरी कहां से बनती है ये बताओगे तुम लोग मुझे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, तुम लोग इतने नालायक हो ना, तुम्हें जब कहो कि भैया इस आंसर, मतलब इस कमेंट, सॉरी उल्टा बोल दूं, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना, तो तुम में से बहुत सारे लोग नहीं करते और बहुत सारे बच्चे करते हैं। मुझे नाम याद हो गया, एक तो गौरव ने करा था, एक पिछली बार चुलबुल थी एक लड़की, उसने करा हुआ था। भाई कोशिश करा करो कि आप लोग पार्टिसिपेट करें चीजों को। जैसे मैंने अभी पूछा, तो अभी इसके नीचे कमेंट कर दो कि हाँ ये है, तो तुम भूलोगे भी नहीं, तुम्हें याद भी रह जाएगा। ठीक है, पहले में क्या है बच्चा? पहले में हमने पढ़ा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, भारत और उसके संघराज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या हो जाएगा? दूसरे में हो जाएगा, एक सेकंड, दूसरे में हो जाएगा सैलरी। ठीक है, सेकंड के अंदर सैलरी। पहले आया भारत, फिर चाहिए भारत वालों को सैलरी। बिना सैलरी के कोई काम नहीं करोगे, तुम भी नहीं करोगे। तीसरी, पहले सैलरी लेंगे, बाद में शपथ लेंगे। अब जैसे तुम जाओगे दरोगा बन के, ठीक है, तुम बने दरोगा,
तो पहले तो तुम्हें दरोगा बनने से पहले तो तुम्हें सैलरी मिल जाएगी, और एक साथ बाद तुम क्या लोगे, शपथ, है ना? याद हो गया? बताओ हुआ? पहले में क्या आ गया, यूनियन एंड टेरिटरी, दूसरे में क्या आ गया, सैलरी, तीसरे में क्या आ गई, शपथ, तीसरे में आ गई हमारी शपथ। शपथ किस किस की होती है इसमें? शपथ होती है संघ के मंत्री की। देखो, ऊपर वाले में पीएम और उसके मंत्रियों को सैलरी नहीं मिल रही थी, इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं है। इनकी, क्योंकि इनकी शपथ का वर्णन अलग से है और उसके लिए आर्टिकल भी बने हुए हैं, इसलिए इसमें संघ और उसके मंत्री है। क्या इसमें पीएम भी आ जाता है? बिल्कुल, इसमें पीएम भी आ जाता है। ठीक है, संघ और उसके मंत्री आए, इसका मतलब पीएम भी इसी में आ गया। तो पीएम की शपथ किसमें है? थर्ड शेड्यूल में है। आ रही बात समझ में? संसद के सदस्यों की, ठीक है, संसद के चुनावी प्रत्याशियों की। चुनावी प्रत्याशी कौन से होते हैं? जो 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 टिकट लेके खड़े होते हैं लड़ने, हम जीता, हम तुम्हारा काम करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, करते चाहे कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम लिखा हुआ है, देखो इसमें, इसमें सीजीआई नहीं लिखा हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही। आ रही है बात समझ में? इसमें सिर्फ न्यायाधीश की बात हो रही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, और भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्या कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आप अब आप लोग मुझे ये बताएंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि इस वीडियो को ना 5 लाख लोग देखें, पर अगर 5,000 बच्चे भी देख रहे हैं ना, और वो शिद्दत से पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो तुम्हें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, मेरा आप लोगों को सजेशन ये रहेगा कि आप लोग कंट्रीब्यूट थोड़ा सा जरूर करें इसमें, इस सेशन को। ठीक है, पहले में क्या था भाई? पहले में था भारत, उसके संघ राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या ली थी हमने? दूसरे में सैलरी ले ली थी हमने, और तीसरे में क्या ली थी हमने? शपथ। पहले सैलरी ली, उसके बाद शपथ ली। चौथे में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अब सुनो, ये बहुत मस्त बात है। ठीक है, ये बहुत मस्त बात है। इस बात में क्या है, ये राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन होता है ना, ये होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब ये भारत है, ये है हमारा भारत। ठीक है, कोई हंसेगा नहीं, दिस इज आवर प्यारा भारत। अब ये बताओ, यहाँ की तरफ क्या है? यूपी, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, है ना? इधर गुजरात हो गया। ये नीचे की तरफ क्या है? इसको कहते हैं हम साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तुम्हें तुम्हें पता है केरल का साक्षरता दर भी ज्यादा है। साक्षरता दर ज्यादा है, तो उनको पॉपुलेशन बढ़ाने का इतना भी शौक नहीं है, पर इतना नहीं है। पर हमारे यूपी वाले हर चीज में आगे, मारपीट में, लड़ाई झगड़े में, और टशन मारने में, वीडियो बनाने में, और साथ ही साथ पॉपुलेशन बढ़ाने में। पॉपुलेशन बढ़ाने में भाई हमारे यूपी का बहुत तगड़ा योगदान है। तो हुआ ये कि राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन होता है, वो होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, टोटली होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया की तो पॉपुलेशन बढ़े जा रही थी भैया गचागच, ये तो लगे पड़े हैं मतलब बिल्कुल। और जो साउथ इंडिया है, भाई साउथ इंडिया की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही थी उस हिसाब से। तो अब एक बात बताओ, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे तो राज्यसभा की सीटें बढ़ती जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इन्हें तो मिलने की ना है, पता चले इनके पास रहेगी 1 सीट, ये ले गए 100 सीट, है ना? तो टोटल कितनी सीट होती है? 245 सीट तो होती है राज्यसभा में। तो ये सारे के सारे तो नॉर्थ इंडिया के पास पहुंच जाएगी। भाई लोकसभा की सीट भी तुम्हारे पे ज्यादा, और राज्यसभा की सीट भी तुम्हारे पे ज्यादा हो जाएगी। तो साउथ इंडिया वाले क्या मतलब बाहर चले जाएं, श्रीलंका पहुंच जाएं, क्या करें वो? तो उन्होंने क्या करा भैया, उन्होंने कर दिया प्रोटेस्ट कि ये नहीं चलेगा, हम नहीं झेल पाएंगे इन चीज को, हमें तुम्हारी बात पसंद नहीं आ रही। उन्होंने क्या करा, ये बात तो स्टार्टिंग में तय हो गई कि हर 10 साल बाद जनगणना होगी, उसी के हिसाब से सीट्स का बंटवारा किया जाएगा। और नॉर्थ इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो जबरदस्त बढ़ी जा रही थी। तो साउथ इंडिया वालों ने क्या कर दिया भैया, साउथ इंडिया वालों ने कर दिया प्रोटेस्ट। ठीक है, उसके बाद जब प्रोटेस्ट कर दिया तो इंदिरा गांधी उस टाइम पे थी नेता, इंदिरा गांधी। अब मैं किसी की भावनाओं को याद नहीं करना चाहती, तो कृपया करके कोई ये ना कहे कि इंदिरा गांधी को ये क्यों बोल ले, ये क्यों बोल ले। ठीक है, मैं एक नॉर्मल एक औरत समझ के इनको बात कर रही हूँ। हालांकि हमारी देश की प्राइम मिनिस्टर थी, पर तुम्हें थोड़ा सा फनी वे में कराने के लिए, ताकि तुम्हें चीजों को याद हो जाए। ठीक है, तो कोई ये नहीं बोला तुमने श्रीमती इंदिरा गांधी क्यों नहीं बोला, समझ रहे हो? वो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी क्यों नहीं बोला। 42वें संविधान संशोधन को ये मैडम लेके आती है, इंदिरा मैडम लेके आती है। उसमें कहती हैं कि
साउथ इंडियंस की प्रोटेस्ट पे, पहली बात तो साउथ इंडियन की प्रोटेस्ट पे हुआ था, उनका कोई मन नहीं था। देखो कोई भी काम अगर तुम्हें सरकार से करवाना है तो तुम्हें जनरली प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा नॉर्मल चीजों को लेके। मतलब अगर आप सरकारी काम में बाधा नहीं बनने, ऐसी चीज जो सही चीज है तो सही चीज ही मानी जाती है। ऐसा तो नहीं कि तुम बेफालतू की चीजों पे बैठ जाओ कि यूपीएस आएगी 4543 वैकेंसी आ रही है, हमें चाहिए अभी 5 लाख वैकेंसी, तो तुम्हारी बात को सुनेगा क्या? सीधा डालेंगे जेल में। और जो जो तुम दरोगा बनने वाले होंगे ना, वही दरोगा तुम्हें उठा के ले जाएंगे और वही तुम्हारी विवेचना करेंगे। तो इंदिरा गांधी मैडम ने क्या करा, इंदिरा गांधी मैडम ने ये करा कि 2001 तक सीटों का जो अलॉटमेंट है वो 1971 के हिसाब से ही होगा। मतलब मान लो 1971 में जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं उनको एक्स सीट मिली थी, तो 2001 तक वही सीट, वो एक्स सीट ही रहेंगी। और 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीजें हुई थी, ठीक है, मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगी संविधान संशोधन, ठीक है। कोई कोई लोग ना संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें एक चीज याद कर रखी है उन्होंने कि वो जो मूल अधिकार में चेंजेस हुए थे, वो सब नहीं है। बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारी चीजें इसमें हुई थी, तो हमें ये भी याद करके चलना है। उसके बाद 2001 भी आ गया। अभी भी नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन में कोई ज्यादा वो नहीं आया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया वाले अपने लगे पड़े थे पॉपुलेशन बढ़ाने में। अब फिर से साउथ इंडियन वो ने जो थे उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो फिर 84वां संविधान संशोधन आता है 2001 में। 2000 तक का उन्होंने, मैडम ने बोल दिया था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दोबारा से संविधान संशोधन आता है, उसमें कहते हैं कि 1971 को बेस मान के 2026 तक, मतलब अगले साल तक राज्यसभा की सीटें जो है वो उतनी रहेंगी। अच्छा एक बात बताओ, अब तुम्हें क्या लग रहा है अब क्या होने वाला है? अब भी यही होने वाला है कि दोबारा से एक संविधान संशोधन लाया जाएगा और उसमें ये कहा जाएगा कि भाई ये तो मान नहीं रहे, ये तो मान नहीं रहे, हमारे वाले मानने को तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे, दोबारा से एक संविधान संशोधन लाएंगे। जहां तक मुझे लगता है मतलब 2026 में ही, कि 2026 तक तो वही चलेगा 1971 वाले रूल। तो दोबारा से एक संविधान संशोधन आएगा, उसमें कही जाएगी कि भैया 1971 को बेस मान के फलानी तारीख तक राज्यसभा की सीटें उतनी करते हैं जितनी पहले थी, ठीक है। अब हम आते हैं शेड्यूल नंबर 5 पे। देखो पहले में क्या पढ़ा था हमने, याद हो गया? सुनाओ अपने मन में सुनाओ। चलो 5वें शेड्यूल में क्या है? 5वें शेड्यूल में है अनुसूचित क्षेत्रों, एक सेकंड, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान, प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल ट्राइब। ऐसे भारत में ऐसे 10 राज्य हैं जहां पे शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, इनके नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित प्रावधान इसमें दिए हुए हैं। 5 शेड्यूल है, ये 10 राज्य हैं, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, ये 10 राज्य हैं जिसमें ये रहते हैं। क्या इन्हें याद करना है? याद कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मना नहीं है, ठीक है। रोज देखते रहना, याद हो जाएगा। अगर तुम्हें कोई चीज याद नहीं हो रही, तुम उसे रोज देखते रहो, अपने आप याद हो जाएगी तुम्हें, ठीक। अब हम आते हैं छठे शेड्यूल पे। इसमें इसको याद करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली तुमसे छठा शेड्यूल पूछ लिया, क्वेश्चन पूछा कि 6th शेड्यूल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है, और उसमें तुम्हें ये दे दिया कि असम है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, मिजोरम है और त्रिपुरा है, तो क्या आंसर हो जाएगा तुम्हारा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पर ये तभी तो होगा जब तुम्हें याद होगा, है भाई, तभी तो होगा जब तुम्हें याद होगा। तो इसलिए तुम्हें याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? एटीएम में नियंत्रण, ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है, कोई नहीं चुराएगा इसको। छठे शेड्यूल की ट्रिक, एटीएम में नियंत्रण, असम, सॉरी असम, त्रिपुरा, मेघालय और सॉरी गड़बड़ हो गई, मैं भूल गया अपनी ट्रिक। असम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय का नियंत्रण किससे? छठे शेड्यूल में, ठीक। एटीएमएम, या इससे भी याद कर सकते हो, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और अगर कोई और भी अच्छी ट्रिक हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में क्या आ गया? फ्री लिस्ट ऑफ पावर। ये हम कहाँ भी पढ़ चुके हैं बेटा? अभी हमने पढ़ा था जब 1935 का प्रावधान पढ़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा था ना 1935 वाला, उसमें पढ़ा था हमने। तो ये कहाँ पे है? ये 7वें शेड्यूल में है, 7वीं अनुसूची में है। शक्तियों की 3 सूचियां, ठीक है, शक्तियों की 3 सूचियां, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पीछे ही, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में है भाषाएं। क्या है बेटा? 8वीं अनुसूची में क्या है? हमारी भाषाएं, टोटल 22 भाषाएं अब हैं, पहले कितनी थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। भाग 17 में हमारी भाषा आती है, भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में हमारी भाषाओं, लैंग्वेज का जिक्र है, ठीक है। और राजभाषा, राजभाषा का भी जिक्र है उसमें।
लैंग्वेज को हमारी एक तरीके से राजभाषा कौन सी हमारी, चलो बताओ। मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। अब कितनी हो गई? 22। कैसे कैसे हुई? सबसे पहले सिंधी जुड़ी 21वें संविधान संशोधन 1967 से। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। न, म, क, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। दोबारा बोलो। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71 बार आई। याद हो गया? 21वें संविधान संशोधन से क्या आया? सिंधी। 21वें संविधान संशोधन से आई सिंधी, सिंधी बिंदी। 21 बिंदी, 21 बिंदी 71 बार नमक लेके आई। ना नेपाली, माँ मणिपुरी, और कहां से? कोंकणी। वाह, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ यार। उसके बाद BDMS, बोडो डोगरी मैथिली संताली 92 संविधान संशोधन। ये आई होप तुम्हें याद हो गया होगा, इसको दोबारा से पढ़ लेना। देखो, मैं दोबारा से बता रही हूँ पूरी की पूरी ट्रिक। बढ़िया ट्रिक है, याद कर लो यार। सिंधी 21 बार बिंदी लेके आई सिंधी, 71 बार नमक, और BDMS 92वां संविधान संशोधन 2003। अब ये देखो, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, है ना? दिख रहा नहीं होगा। इसके लिए मैं तुम्हें बताती जाऊंगी, जो जो मैं बताती जाऊँ बस वो तुम लिखते जाना, अपने उसमें नोट करते जाना, ठीक है? दिख नहीं रहा होगा। जैसे मैं बताती जाऊँ वैसे वैसे करते जाना। थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करूँ, क्या पता सही से दिख जाए यार। हाँ, शायद थोड़ा सा बेटर है। अब तुम लोग लाइव भी नहीं हो, अदरवाइज मैं तुमसे पूछ लेती कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। थोड़ा सा बेटर है। बाकी वैसे दिख नहीं रहा होगा बच्चा, मैं समझ रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है? आप लोग कनेक्टेड रहिए। देखो, शेड्यूल अभी तक 8 शेड्यूल हम लोगों ने पढ़ लिए। कौन कौन सा? पहला हमने कौन सा पढ़ा था बेटा? पहला हमने पढ़ा भारत व उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा हमने क्या पढ़ा बाबू? दूसरा हमने पढ़ा सैलरी। उसके बाद हमने क्या ली? शपथ। उसके बाद क्या क्या बढ़ाई हमने? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से याद रख लो। पॉपुलेशन से क्यों याद रख लो? राज्यसभा की आवंटन की सीटें, राज्यसभा की सीटों का आवंटन इसमें हो गया। पांचवें में मैंने क्या पढ़ा? यूनियन। और यूनियन पता है, वैसे ही पांचवें में ही है, पांचवें भाग में है, मतलब जो हमारा भाग 5 है वो भी तो यूनियन ही है, मतलब संघ है ना। संघ के बारे में, सॉरी 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 सॉरी, मैं उल्टा बता रही हूँ यार। पांचवें में हमने ये, पांचवें में तो वो हो गया ना हमारी, एक सेकंड। पांचवें में तो वो आ गया ना अनुसूचित जाति वाला, जिसमें 10 राज्य थे। ठीक है, छठे में हमने क्या पढ़ा? ATM में से नियंत्रण, है ना? वो पढ़ लिया था। सातवें में हमारा क्या आ गया? सातवें में हमारे आ गए सारे के सारे वो 3 जो सूचियां हैं हमारी, ठीक है। और आठवें में बेटा क्या आया हमारा? भाषाएं। भाषा वैसे किसमें है? भाग 17 में, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब इसे मोटी वाली इरेजर से मिटा देते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना तुम लोग? बोर मत हो ना, ठीक है। अगर किसी को रिवीजन ना करनी हो आगे कर लेना, बोर मत हो ना तुम, बस। तुम्हें बोर नहीं कर सकती मैं, चाहे कुछ हो जाए। यार चलाना कम आता थोड़ा सा मुझे। ला, ला, ला। हाँ, देखो, अब हम पढ़ेंगे शेड्यूल 9, ठीक है। शेड्यूल 9 पहले संविधान संशोधन 1951 में आया। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जब संविधान बना होगा ना, तो उस टाइम पे ये लोग भूल गए होंगे कि हमें यही बनाना है, तो मतलब ये वाली चीज लिखनी थी, तो इसलिए शुरुआत होते ही, पहला संविधान संशोधन होते ही, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते ही 1951 में ये आ गया। अब देखो इसकी रूपरेखा सुनो, ये स्टार्टिंग कैसे हुई? स्टार्टिंग ऐसे हुई कि इन लोगों ने क्या करा ना, उस टाइम पे गरीबी बहुत थी। जो ब्रिटेन वाले थे, ये हम लोगों को क्या करके गए थे, एक तरीके से बिल्कुल परेशान करके गए थे, नंगा करके चले गए थे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल गरीब अखंड गरीबी थी उस समय पे। तो कुछ लोगों के पास तो जरूरत से ज्यादा जमीन थी। जो गरीब आदमी था उसके पास जमीन क्या, उसके पास रहने के खाने के लाले पड़ रहे थे, उसके पास बहुत कम जमीन थी, ठीक है। इनके कंपैरिजन में कम जमीन थी। तो इन्होंने क्या लैंड रिफॉर्म्स निकाले, जो सरकार थी उस समय पे, इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स निकाले कि एक समय से अधिक, एक सीमा से अधिक अगर किसी के भी पास
ये एक तरीके से भूमि सुधार अधिनियम आया था, जो शेड्यूल 9 है इसमें भूमि सुधार अधिनियम था कि एक सीमा से अधिक यदि किसी के भी पास जमीन हुई, यदि किसी के पास जमीन हुई तो भैया मैं ले लूंगी। मैं कौन? सरकार। अगर मैंने एक सीमा डिसाइड कर दी कि किसी के पास ना 100 बीघे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो अगर उसके पास 105 बीघे है तो 5 बीघे गवर्नमेंट के नाम हो जाएगी। ये था इसका। अब आर्टिकल 13 पढ़ते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहते हैं? हम लोग हमेशा पता क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये क्या है? फंडामेंटल राइट। पर 12 में पढ़ लिया, चलो ठीक है, 12 में वो है कि उसको कैसे कैसे संभालेंगे। तेरह तेरह आर्टिकल 13 किसी को नहीं पता। आर्टिकल 13 में क्या है? अन्य विधियों से मूल अधिकारों का संरक्षण। 13 के एक में है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब है, ये दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, इसका मतलब है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बनने वाला। मतलब अगर संविधान के पहले कोई ऐसा लॉ बना हो जो फंडामेंटल राइट को, मतलब एफआर को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, मतलब एफआर के साथ बदतमीजी करते हो, एफआर को हटाने के प्रयास करते हो। एफआर बोले तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, उनको हटाने का प्रयास करते हो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, तो वो क्या माने जाएंगे? रद्द माने जाएंगे। इसका बाद है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। 13(2) के अंदर है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझा रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लो। प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अगर संविधान ये है, मान लो ये संविधान है, संविधान से पहले अगर कोई ऐसा लॉ बना जो फंडामेंटल राइट को अबॉलिश करता है, फंडामेंटल राइट को काटना चाहता है, तो वो लॉ क्या माना जाएगा? खत्म माना जाएगा। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब है संविधान बनने के बाद अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा लॉ लेके आती है जो फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्राडिक्ट करे, क्योंकि ये भी तो कॉन्ट्राडिक्शन ही है एक तरीके से, कि मेरे पास 105 बीघा जमीन है पर सरकार ने कह दिया कि 100 बीघे से ज्यादा होगी तो मैं ले लूंगी, तो ये भी तो उसके फंडामेंटल राइट का आना है। भाई उसके दादा परदादा की जमीन अगला काय को देगा तुम्हें? समझ रहे हो? तो अगर कोई संविधान बनने के बाद भी, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब है 13(2) के अंतर्गत, संविधान बनने के बाद भी अगर कोई ऐसा लॉ आता है जिसके अंतर्गत, 13(2) में अगर कोई ऐसा लॉ आता है जिसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट को हनन करने के लिए, फंडामेंटल राइट को हटाने के लिए कोई भी ऐसा लॉ बने, तो वो भी गलत माना जाएगा। ठीक है, लिख लेना बेटा तुम अपनी उसमें। 13(3) के अंदर लॉ है क्या? संसद द्वारा बनाए गए कानून, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो। ऑर्डिनेंस क्या होता है बताना जरा? अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश किस आर्टिकल से आता है? चलो तुम यही बता दो, ये बता दो तुम। संसद द्वारा बनाए गए कानून, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो चाहे वो कुछ भी हो, वो नहीं माना जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट का अबॉलिशन करता है तो। ऑर्डिनेंस का मतलब पता क्या होता है? एक शॉर्ट में समझ लो। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि जैसे लोकसभा राज्यसभा का सत्र चलते हैं, और ऐसा टाइम आ गया कि जैसे मान लो अभी पहलगाम में वो चल रहा है, अब इस टाइम पे लोकसभा राज्यसभा का सत्र ना चल रहे हो, तो जो सरकार है वो क्या ये इंतजार देखेगी कि जब सत्र चलेगा तो विपक्ष को ही बुलाएंगे, पक्ष को ही बुलाएंगे, तब जाके प्रेसिडेंट से साइन करवाएंगे? नहीं। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि आधी रात को भी हमें कोई रूल बनाना हुआ तो सरकार जो है, पीएम जो है, प्रेसिडेंट के पास जाएंगे कि भैया इस पे जरा साइन कर देना, मुझे लग रहा है कि ये चीज सही है, तो वो उस पर साइन कर देंगे और तुरंत वो चीज क्या बन जाएगी? एक्ट बन जाएगी। कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। इसको कहते हैं बेटा ऑर्डिनेंस। अभी इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग बाद में, है ना? उसको तब तुम्हें बढ़िया समझाऊंगी। अभी के लिए इतना समझ लो। अगर कोई एकदम से कोई रूल रूल लिया है, मान लो, अभी समझ में आएगा कि ऑर्डिनेंस क्यों समझा रही हूँ मैं तुम्हें, अभी समझ में आएगा तुम्हें। नीचे पहला हमने पढ़ा 13(1). 13(1) क्या है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान के पहले अगर कोई ऐसा लॉ बना कि जो संविधान को बिल्कुल वायलेट कर रहा हो, जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो, फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रहा हो, वो रद्द माना जाएगा। 13(2) में क्या है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। संविधान के बाद कोई ऐसा लॉ बना, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान के बाद कोई ऐसा लॉ बना, संविधान बनने के बाद कोई ऐसा लॉ बना, सरकार ने बनाया ऑर्डिनेंस लाके, कहीं कुछ भी लाके, वो भी गलत माना जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट को, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो। 13(3) वो लॉ है क्या? लॉ कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो सरकार राज्यसभा लोकसभा से पास करा के लाई हो, चाहे वो कैसी करो, सब गलत माना जाएगा अगर वो संविधान के फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो। ठीक है बाबू, अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, ये जो भूमि सुधार अधिनियम था ना, भूमि सुधार अधिनियम, उस टाइम पे इन्होंने इतनी चाल चली, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा, बकलोल समझ रहे हो क्या? है, अगर किसी के पास 105 बीघा जमीन है,
और तुमने कह दिया कि 100 बीघे चाहिए, तो तुम 5 5 बीघा वो तुम्हें दे देगा। और ये क्या गारंटी है कि तुम उस 5 बीघे को उसको ही दोगे? तुम उस 5 बीघा को गरीब को ही दोगे? ये क्या तरीका है? तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मान लो पूरा देश गरीब है, तो जो अमीर है उसकी जेब में से पैसे चुरा चुरा के मैं गरीबों को दे दूं? ये तो गलत है। ऐसा तो नहीं कर सकती है ना सरकार। तो सुप्रीम ये तो उस पर्टिकुलर इंसान के साथ गलत हो गया जिसके पास ज्यादा पैसा है। अब मान लो जेफ बेजोस है या अंबानी है, अंबानी के पास बहुत सारा पैसा है, तो सरकार उस पर ये प्रेशर बनाए कि देख भाई मेरे यहाँ पे बहुत गरीबी है, और मैं चाह रहा हूं ना, मैं चाह रही हूँ, सरकार चाह रही है कि तुम ना 250 प्लॉट बना दे दो गरीबों को, और नहीं देगा ना तो मैं तेरे पे भूमि सुधार अधिनियम लगा रही हूँ। तो अंबानी क्या करेगा? अंबानी सीधा पहुंचेगा यूएन में कि भैया मेरे साथ गड़बड़ हो रही है, और अंबानी यहाँ से हट ही जाएगा। समझ रहे हो? भारत की नागरिकता ही खत्म कर लेगा। जिसे अपनी भूमि भूमि को बचाने के लिए इतना नाटक करना पड़े, तो उसके लिए क्या है, बेकार है सब कुछ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया भैया, खारिज कर दिया उसी टाइम। जाओ यहाँ से, हम नहीं मान रहे। जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, ऑब्वियसली पता है आपको, कांग्रेस ने बहुत दिनों तक राज्य किया है हमारे पर। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अब ये क्या करते हैं, ये लोग 2 आर्टिकल जोड़ते हैं। अब देखो इनकी होशियारी देखो, 2 आर्टिकल क्या जोड़े, आर्टिकल 31 है, यदि सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जो लोक कल्याण का है। अब सरकार इसको किस तरीके से दिखा रही थी, सरकार इसको इस तरीके से दिखा रही थी कि हम अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटेंगे, तो लोक कल्याण हो गया ना। यदि सरकार ऐसा कोई कानून बनाए जो लोक कल्याण का है, तो उसे इस आधार पे खारिज नहीं किया जाएगा कि मूल अधिकार है, हम नहीं खेल रहे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम नहीं खेल रहे, सुप्रीम कोर्ट से बोला मैं नहीं खेल रहा। तुम इसको इस आदेश पे खारिज नहीं कर सकते कि ये मूल अधिकारों को हनन कर रहे हैं। आर्टिकल 31 बी में क्या क्या करवाया इसने, ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, आर्टिकल 31 बी पढ़ो। थोड़ा सा छोटा कर ले इसे, अब तो थोड़ा क्लियर है, विजिबल है चीजें। दिख अब दिख रहा होगा। अब 31 बी में क्या कह रहा है, 31 बी में कह रहा है कि यदि सरकार, अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है, वो अनुसूची 9 में है, आ रहा है सरकार की तरफ से, तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। वाह वाह, होशियारी होशियारी देखो, गवर्नमेंट बन रही होशियार, चटक। एक एक वर्ड बोलते हैं हमारे में, तुम जब पुलिस में आ जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा, चटकी दिखा रहा, चटकी, उसको कहते हैं चटकी। सरकार ने दिखाई चटकी, गवर्नमेंट ने दिखाई क्या, चटकी। पहली चटकी क्या दिखाई, हम बता रहे कि लोक कल्याण का है, तो तुम इस वजह से खारिज नहीं करोगे कि वो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। और दूसरी चीज क्या दिखाई, दूसरी चीज ये दिखाई कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो सरकार ने बनाया, सरकार बोले तो मैं सरकार हूं, जैसे मैंने कोई ऐसा लॉ बनाया जो आर्टिकल मतलब शेड्यूल 9 के अंदर आ रहा है, अनुसूची 9 के अंदर आ रहा है, तो उसको सरकार इस बात पे वो नहीं करेगी कि मतलब सुप्रीम कोर्ट इस बात पे वो नहीं करेगा कि हम न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या था, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कि सुप्रीम कोर्ट उसकी मंशा जान सकती है, सुप्रीम कोर्ट उस लॉ की मंशा जान सकती है कि वो लॉ आगे जाके सही भी रहेगा कि नहीं रहेगा। आ रही बात समझ में? तो वो नहीं कर सकती। देखो सर, उसने दिखा दी चटकी, किसने दिखाई, सरकार ने दिखा दी चटकी। अब देखो इसमें सबसे पहला केस आता है शंकरी प्रसाद का केस। अब यहाँ से केसेस शुरू हो गए बच्चा, यहाँ से हमारे केसेस शुरू हो गए। तो अब ढंग से लिखनी शुरू कर देना चीजों को, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है इसमें से पूछी जाएंगी, और आई होप अभी तक तुम्हें मजा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है पढ़ाते हुए, मेरे को एनर्जी फील हो रही है। तो अगर मुझे एनर्जी फील होती है तो इसका मतलब मजा आ रहा है तुम्हें भी, और नहीं आ रहा तो भी कहो कि हाँ आ रहा है, ठीक है। शंकरी प्रसाद का केस आता है, शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के बाद ये केस आया, और इसमें कहा कि जो 13(3) है ना, 13(3) में क्या है, लॉ। और लॉ कौन सा हो सकता है, लॉ कोई भी हो सकता है जो सरकार बनाए, और वो फंडामेंटल राइट को हनन करता हो, तो वो लॉ माना ही नहीं जाएगा। तो 13(3) को ठेस पहुंचाता है। ये जो सर इन्होंने बनाया है ना, ये जो इन्होंने शेड्यूल 9 बनाई है, ये 13(3) को, आर्टिकल 13(3) को, संविधान के आर्टिकल 13(3) को ठेस पहुंचाता है। तो इसे खारिज करो। ये सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे हैं शंकरी प्रसाद जी, ठीक है भाई। तो वो आता है, इसमें एक डिसीजन आता है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ध्यान से सुनना, आई एम सॉरी भाई, सॉरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13(3) में सब कुछ लिखा हुआ है, बट 368 का जिक्र नहीं है। 368 का, आर्टिकल 368 का जिक्र नहीं है। 368 क्या कहता है, संविधान में संशोधन करने का। देख, तो इसका मतलब सरकार जो है वो संशोधन कर सकती है। तो पहला संविधानिक संशोधन यानी कि शेड्यूल 9 को,
शेड्यूल 9 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कर दिया, इस केस में संवैधानिक ठहरा दिया। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा तो और छोटा कर दो, देखो अब दिख रहा होगा। शंकरी प्रसाद के केस में क्या हुआ, शंकरी प्रसाद जी है, उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने शेड्यूल 9 बनाया ना भैया, सुप्रीम कोर्ट से बोले ये जो सुप्रीम कोर्ट भैया, ये जो इन्होंने शेड्यूल 9 बनाया है, ये 13 दिन को ठेस पहुंचा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 13 दिन है ना, उसमें लॉस का जिक्र है। ऊपर हमने पढ़ा ना 13 दिन, तो उसने कहा कि 13 दिन में लॉस का तो जिक्र है, पर उसने ये नहीं बताया, लॉस का तो जिक्र है पर उसमें 368 का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब जो सरकार है ना, वो संशोधन कर सकती है 368 के तहत। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, एक और बात कह दी कि फंडामेंटल राइट को सीमित कर दिया। इस तरीके से फंडामेंटल राइट सीमित ही तो हो गए, मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार है वो सीमित हो गए इस वाले केस में। ठीक है, शंकरी प्रसाद के केस में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, सज्जन सिंह का। इसमें भी इन्होंने यही वाली स्टेटमेंट, ऊपर वाली स्टेटमेंट दोहरा दी। ठीक है, ये आया था 1965 में, और ये वाला आया था तुम्हारा शंकरी प्रसाद वाला। एक बार केस बता देना मुझे, मैंने लिखा नहीं है ये वाला, देख लेना एक बार। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है, सॉरी यार जुकाम सा हो गया। अब हम आते हैं इस पे बच्चों, सज्जन सिंह के केस पे। सज्जन सिंह में भी वो ऊपर वाली हुई। अब हम आते हैं गोलकनाथ वाले केस पे। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई, यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट ने नाटक ही पलट दिया। 1967 इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 11 लोगों की पीठ बैठी थी इसमें, याद रखना। और जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें 13 लोगों की पीठ बैठी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के दो निर्णय, कौन कौन से, शंकरी प्रसाद वाला और सज्जन सिंह वाला, इन दोनों निर्णय को हटा दिया और कहा कि 368 भी उन्हीं विधियों में आता है। भाई अगर तुम संविधान में संशोधन करके फंडामेंटल राइट को सीमित कर रहे हो, तो क्या फंडामेंटल राइट तो सीमित हो रहे हैं ना अल्टीमेटली। फंडामेंटल राइट को तो तुमने वायलेट कर दिया ना, किसी एक के फंडामेंटल राइट को वायलेट करके तुम दूसरे को एक्स्ट्रा चीजें दे रहे हो, ये तो गलत है। ये तो चीज गलत होगी ना। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहले जो दो निर्णय मैंने दे दिए, ठीक है, इसमें 368 भी उन्हीं विधियों में आता है जो 13(3) में लिखी हुई है, आर्टिकल 13(3) में लिखी हुई है। तो इसी वजह से फंडामेंटल राइट को सरकार सीमित नहीं कर सकती। और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, पुराने कानूनों को तो खारिज नहीं करा, पर क्लियरली सेज कि अगर कोई विधि सरकार ऐसी बनाती है, अब वो तो उन्होंने कर दिया कि ठीक है जो तुमने कर दिया, अब इतने सालों से तुम करके आ रहे हो, 1951 से लेके और 1967 तक तुम अब तक जो भी करते हुए आ रहे हो, उसको तो मैं नहीं कह रहा कुछ भी, कर लो तुम जो भी करना है तुम्हें। क्योंकि पहले सज्जन सिंह का केस आया, उसके ऊपर वो वाला केस भी आ गया हमारा, ठीक है, शंकरी प्रसाद वाला। तो अब तक तुमने जो भी किया ठीक है, पर अब से आगे से तुम 368 का बहाना लेके फंडामेंटल राइट को सीमित नहीं कर सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया। अब उस टाइम पे थी इंदिरा गांधी की सरकार। इंदिरा गांधी कह रही अच्छा मेरी बात टाल रही है, ठीक है, बाबू की बात तो मान गया था, मेरी बात टाल रही है कैसे, मैं नहीं, ईगो पे ले गई वो। उसने क्या करा, तुरंत संविधान संशोधन करे। संविधान संशोधन बहुत करती थी इंदिरा गांधी, तुरंत संविधान संशोधन करे। क्या कहा, एज है सुप्रीम कोर्ट, तुझे ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, हमारे काम में हस्तक्षेप, ठीक है, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। इंदिरा गांधी ने बोला, इंदिरा गांधी का मूड खराब हो गया, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, इंदिरा गांधी का हो गया मूड खराब। उसने एक अमेंडमेंट और कर दिया। अभी तो बापू ने किया था एक अमेंडमेंट पीछे, अब इसने अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट क्या किया, कह रही है कि 13(4) अगर आर्टिकल 13 में कोई भी बात होगी तो वो 368 पे लागू नहीं होगी। और 368 तीन बना दिया, 368 एक भी है, 368 दो भी है, ये पढ़ेंगे आगे जाके, थोड़े बड़े हैं इसलिए अभी नहीं बता रही। आर्टिकल 368 में ये लिख दिया, 368(3) में ये लिख दिया कि अगर कोई भी बात इसमें हुई ना, कोई कुछ भी चीज हमने करी, कोई भी संशोधन हमने करा, तो वो आर्टिकल 13 पे लागू नहीं होगी, और आर्टिकल 13 में कोई भी बात हुई तो इसमें लागू नहीं होगी। हम्म, खेल गई, खेल गई ये तो। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये भी असंवैधानिक है। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, ले एक और संविधान संशोधन, मेरा कुछ नहीं जा रही है, 25वां संविधान संशोधन फिर ले आई, आर्टिकल 31C बनाया। 31C, इसमें क्या लिख, तो सुप्रीम कोर्ट जो चाचा है, ये चाचा है, ये मूल अधिकारों के नाम पे इनका उल्लंघन नहीं करेंगे, कि यूं नहीं कहेंगे कि मूल अधिकार है, ये तो मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो इस तरीके से सरकार कुछ लेके नहीं आएगी। मेरी कब चली, इंदिरा गांधी कह रही कि मेरी कब चली, मैं अभी तो दीदी हूं, दीदी ने दीदी बुरा मान गई। ठीक है, देखो दो संविधान संशोधन कर चुकी है अब तक, एक 24वां एक 25वां लगातार कर दिया। अब इसी टाइम पे केरल में, केरल राज्य जो है
भूमि सुधार कानून लेके आती है। उस समय पे धार्मिक मठों के पास जितनी भी भूमियां थी ना, उनको हड़पने का काम किया जाता है, जब्त करने का काम किया जाता है। उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, ठीक है, जिससे पूरे की पूरी तख्ता पलट हो गया। और यहीं से एक अलग चीज समझ में आएगी, अभी अलग, बिल्कुल अलग चीज। वो क्या अलग चीज है ये समझो। केशवानंद भारती केस सामने आता है। ऊपर वाले में क्या था, गोलकनाथ वाले में कितने की पीठ बैठी थी बेटा, 11 की। अब बैठती है 13 लोगों की पीठ, सबसे बड़ी पीठ आज तक की। अभी तक इतनी पीठ नहीं बैठी, 13 लोगों की पीठ बैठती है। ये देखो देखो, मैंने लिखा भी हुआ है कहीं पे, हाँ ये रहा। इन्होंने कहा कि 24वां और 25वां संविधान संशोधन टोटली असंवैधानिक है। तुम ये क्या कर रहे हो। कभी कह रहे हो 13 दिन में ये नहीं चलेगा, 13 दिन की कोई बात 368 में मान्य होगी, 368 की कोई बात 13 दिन में मान्य नहीं होगी। क्या बदतमीजी है ये। 368 बोले तो बच्चा संविधान में संशोधन करने की कृपा, ठीक है। तो ये सब नाटकबाजी है, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। जनरली 5 लोगों की पीठ बैठती है, इसमें 13 लोगों की पीठ बैठी है। और गोलकनाथ का केस ही बड़ा था, इसीलिए उसमें 11 लोगों की पीठ बैठी थी। क्योंकि शुरू के जो 2 संवैधानिक संशोधन हो चुके थे, उसमें जो मतलब जो दो दो केसेस आए थे, हमारे शंकरी प्रसाद वाले और सज्जन वाला, वो दोनों में ही मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास इंटरेस्ट जो है दिखा नहीं था। 11 वाले में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, और 13 वाले में अब और दिखाएगा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही। सुप्रीम कोर्ट देखो, चचा है ना, पढ़ा लिखा आदमी तो सही से बात करता है, ठीक है। तो चचा ने कहा कि सरकार चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वो फंडामेंटल राइट भी हो, संशोधन कर सकती है, पर संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब ये क्या बात है, क्या नाटक है ये। संविधान का मूल ढांचा वॉट, ये नाम ही अलग आ गया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खेल गया। संविधान का मूल ढांचा अलग नहीं होना चाहिए, संविधान के मूल ढांचे से अलग नहीं होना चाहिए। अब इंदिरा गांधी को आया गुस्सा। इंदिरा गांधी बोली ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। सुप्रीम कोर्ट से सलाह और सवाल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका है, प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो इंदिरा गांधी गई प्रेसिडेंट के बाद, ए सुन छोटू जरा, इससे पूछ के आ, ये चचा से, इसको क्या चल रहा है, ठीक है। मैं जो भी संविधान संशोधन कर रही हूँ, ये नाटकबाजी फैला रहा है। अब 13 लोगों को लेके बैठ गया, 13 लोगों ने 13-3 कर दिए मेरे, वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अब कह रहा है मूल संविधान का ढांचा, मूल ढांचा है क्या। तो इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट साहब से बोला कि जाओ सुप्रीम कोर्ट से ये पूछो कि संविधान का मूल ढांचा इज व्हाट इज संविधान का मूल ढांचा। तो प्रेसिडेंट ने एजीआई को सेंड किया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सेंड किया सुप्रीम कोर्ट के पास। इनसे पूछा कि भैया संविधान का मूल ढांचा क्या है, संविधान के मूल ढांचे के बारे में जरा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज संविधान का मूल ढांचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि संविधान का मूल ढांचा जो भी है ना भैया, वो मुझे पता है, यानी कि संविधान को पता है, मतलब यानी कि सुप्रीम कोर्ट को पता है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी, कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पता है। और अगर सरकार चाहे तो अपनी मनमानी नहीं चला सकती। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि आपके जो फंडामेंटल राइट है, अगर उनका कभी भी हनन होता है और सरकार उनका हनन करती है, तो बेटा आप कहाँ जा सकते हो, बिल्कुल खुले दिल से तुम लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे, चचा के दरवाजे पे जा सकते हो। चचा तुम्हें बचाएगा, हर तरह से बचाएगा। संविधान के मूल ढांचे के बारे में इन्होंने क्लियरली करा। ये है आपका पूरा का पूरा आपका केशवानंद भारती केस, ठीक है। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि मैं समझा सकती हूँ। मैंने बहुत मजाक के और उसके तौर पे गया, कृपया कोई अपनी भावनाओं को ना ले कि ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है। संविधान का मूल ढांचा जो भी है ये कर दिया। अब इंदिरा गांधी का फिर ईगो हर्ट हो गई। इंदिरा गांधी कहती क्या, इंदिरा गांधी ने दोबारा से क्या करा, 39वां संविधान संशोधन 1975 में, जब पीएम के चुनाव होंगे, चुनाव संबंधी किसी भी बात में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या है ये, है क्या बदतमीजी चल रही है तेरी। इंदिरा गांधी ने बोला 39वें संविधान संशोधन में कि अगर प्रेसिडेंट का, पीएम का, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा तो उस संबंधित विवाद में सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अच्छा, अच्छा, तुम्हारा राज चल रहा है क्या, राज चल रहा है तुम्हारा। संविधान ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी असंवैधानिक घोषित कर दिया। ऐसा नहीं होगा। अगर असंवैधानिक हुआ पीएम, प्रेसिडेंट का चुनाव, पीएम का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, मतलब जो सबसे बड़ा देश का बिल्कुल पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो मेन मेन लोग हैं, उसी में ही अगर आप मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ बोले ही ना, वाह 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 भाई वाह। तो इंदिरा गांधी ने ये बहुत गलत काम किया था, ठीक है। ये वाला सबसे बेकार काम था उसका, सबसे अब तक का सबसे घटिया काम, कि 39वां संविधान संशोधन उसने लेके आया। इसको भी संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था, ठीक है। याद करते रहना बेटा, मैंने बहुत सारे संविधान संशोधन बता दी तुम्हें। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन आता है। इसमें इसमें इंदिरा गांधी फिर से नाटक करती है। इसमें इंदिरा गांधी कहती है देखो 368 3 लेके आई थी ना, अब 368 4 लेके आती है। देखो
पूरे के पूरे संविधान में मैं संशोधन कर सकती हूँ। अब देखो खिलस गई है। पहले पहले इसने 13(3) में कोई भी 13(3) में वो कर सकता है। मैं 13(3) में भी संशोधन कर सकती हूँ। 13(3) के संशोधन 368 में मान्य नहीं होंगे। 368 के संशोधन 13(3) में मान्य नहीं होंगे। अब ये 368 4 लेके आती है, उसमें कहती है मैं पूरे के पूरे संविधान में ना, मतलब सरकार जो है, मैं तो नहीं कहा इसने, सरकार जो है वो पूरे के पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति रखती है। मतलब संसद के पास पूरे के पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। और 368(5) में क्या कहता है, कोई भी बॉडी, एनीवन, कोई बॉडी इस संशोधन का जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकती। मतलब ये नहीं देख सकती। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या, सरकार की मंशा को चेक नहीं कर सकती। वाह, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया है। अब फिर से एक केस आता है 1980 में। फिर से एक केस आता है 1980 में। इसमें क्या लिखता है, मिनर्वा मिल्स केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे के पूरे संविधान में चाची तू संशोधन तो कर सकती है, पूरे के पूरे संविधान में संशोधन करना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। और संविधान का मूल ढांचा किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। और जो तू कह रही है ना दीदी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, जुडिशियल रिव्यू तो हम करेंगे, हम करके रहेंगे। ठीक है, तू रोक नहीं पाने की है। तो 368(4), 368(5) वाला जो था ये भी गड़बड़ हो गई, ये भी हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और फंडामेंटल राइट पर वरीयता दी गई किसको, फंडामेंटल राइट पर वरीयता दी गई मिनर्वा मिल केस में। फंडामेंटल राइट पर डीपीएसपी की वरीयता दी गई कि डीपीएसपी ज्यादा बड़ा है। मतलब अगर सरकार को ऐसी चीज लेके आना चाहती है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तौर पे, तो डीपीएसपी माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा। मतलब संसद में संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है वो सीमित है। ये बोल दिया किसने, मिनर्वा मील केस में। ठीक है। और 39(b)(c) को फंडामेंटल राइट से वरीयता दी गई। 39(c) और बी और सी किस में आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें याद कर लेना। ये तीन चीजें इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि कभी कभी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कि फंडामेंटल राइट पर वरीयता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कौन से केस में, फलाने फलाने केसों में से कौन से केस में दी, तो तुम्हें लगाना है ढिमका केस, मतलब मिनर्वा मिल केस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वामन राव वाला, लास्ट केस है तुम्हारा। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा। अब इसके बाद इनकी जो लड़ाई है थोड़ी सी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब जो अभी तक लड़ रहे थे ना, चचा और दीदी लड़ रहे थे, ये खत्म हो जाएगी। वामन राव केस आता है, वामन राव केस वर्सेस भारत संघ। इसमें क्या होता है, 31(b) आर्टिकल, जो 31(b) था ना, आर्टिकल 31(b) क्या कह रहा था कि कुछ भी जो गड़बड़ होगी वो उसमें नहीं मान्य होगी। 368 वाले में 31(b) को लेकर कहता है कि सरकार यदि कोई कानून बनाए और शेड्यूल 9 में डाल दे तो ठीक है, अभी तक जो तुमने कर दिया उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक, मिनर्वा मिल केस में ये स्पष्ट हो गया था कि जुडिशियल रिव्यू करना संविधान के बेसिक ढांचे में निहित है। और बेसिक ढांचा किसे पता है, सुप्रीम कोर्ट को पता है। तो संविधान सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। ये किसमें आया, ये वाली चीज आई मिनर्वा मिल केस में। ठीक है, ऑल्सो सेज कि केशवानंद भारती केस में 24 अप्रैल 1973 को ये पहले ही चीजें डल गई थी कि अभी तक शेड्यूल 9 में जो भी हुआ है उसका उसका जुडिशियल रिव्यू जो है उसकी मंशा को सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं करेगा, पर इसके बाद अगर तुमने कुछ भी नाटक करा तो वो जरूर करेगा। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे केसेस हो गए। ठीक है, अभी तक के केसेस हो गए। क्यों, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा कि यार ज्यादा लड़ाई झगड़ा सही नहीं है, दीदी भी बेचारी सही सही औरत है। ठीक है, ठीक ठाक ही है, कुछ काम करने की सोच रही है, वो सोच रही होगी कि गरीबों को कुछ मिल जाए। ठीक है, गरीबों की मसीहा बनने की सोच रही होगी। तो इस चक्कर में उसने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट ने सोचा ज्यादा पंगा मंगा नहीं लेते हैं दीदी से। ठीक है तो पीएम ही, कभी पता चले अपन का खेल बजा डाले। ठीक है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लड़ाई अपनी खत्म कर दी। अब इनकी लड़ाई जो है वो इसके ऊपर नहीं होती है, दूसरी चीजों के ऊपर होती है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, शेड्यूल 9 का रिव्यू हो सकता है, इससे ये सिद्ध होता है। किससे सिद्ध होता है, कुल मिलाकर सिविल शेड्यूल 9 का जो है रिव्यू हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल, वो सॉरी शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 में क्या था बच्चा, शेड्यूल 10 में था एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। पहले क्या होता था ना, अभी भी यही होता है, अभी भी होता है, हालांकि सरकार इस पे कोई नीति बना नहीं पाई है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आयाराम गयाराम प्रवृत्ति। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये पर्टिकुलर बंदा है, इसको पता चल गया कि ये बंदा ना ठीक ठाक है, सही बोल लेता, सही है। इसको बोला कितने में आएगा, 5 लाख, आ जा। 5 लाख तो बहुत कम है, इनकी अमाउंट इनके करोड़ों करोड़ों में बिकते हैं। आ जा मेरे पास, आ जा, मेरी मेरी पार्टी का हिस्सा बन जा। यहाँ पे इसने बोला कि देख फलाना आदमी तो 5 लाख दे रहा है, तू कितने दे रहा है,
तेरी पार्टी में रहूं कि नहीं रहूं? वो कह रहा जा निकल यहाँ से, मैं नहीं देने का तुझे 1 लाख, मैं 2 लाख ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। वो इसको लात मार के निकल जाता है। तो इसको कहते हैं दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, दल बदल बहुत ज्यादा होता था। यदि कोई व्यक्ति, अब 52वां संविधान संशोधन फिर सरकार लेके आई, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पर 52वां संविधान संशोधन लेके आई दल बदल, कि दल बदल ना कर सके, ताकि पार्टी में एकता बनी रहे। क्योंकि अगर ऐसे ही सबको वो देते रहेंगे कि भाई लालच देते रहेंगे कि तू आ जा मेरे पास, मैं तुझे 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो ऐसे तो फिर कोई रह ही नहीं पाएगा यार उसमें। तो इसी वजह से दल बदल विरोधी कानून आता है। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी, एक यदि कोई व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी में जाना चाहता है तो जाए, पर 1/3 मेंबर को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, और 1/3 मेंबर जाने के लिए अब क्या करा इन्होंने, 1/3 मेंबर को एक साथ खरीदना शुरू कर दिया। तो उसके बाद ये सुधरे नहीं, 1/3 मेंबर्स को ही लेना शुरू कर दिया कि आ जाओ सारे आ जाओ। जैसे मान लो पार्टी में मान लो 99 लोग हैं, तो 99 का 1/3 हो गया 33। इन्होंने 33 को खरीद लिया ले। अब जैसे किसी की पार्टी बिगाड़नी हो तो 33 को खरीद लिया। फिर इन्होंने 91 का संविधान संशोधन ये लोग लेके आए कि 2/3 मेंबर को तुम्हें खरीदना पड़ेगा। मतलब 2/3 मेंबर को लेके जाना पड़ेगा, तब जाके तुम दूसरी पार्टी के माने जाओगे। अब 2/3 का मतलब है 66 लोग। अब 66 लोगों को तो खरीद नहीं पाएंगे। पर अभी भी ऐसा हो जाता है, और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कांग्रेस को छोड़ के उधर चले जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस को अब ऑलमोस्ट सारे के सारे छोड़ ही रहे हैं। कांग्रेस का बुरा टाइम शुरू हो रहा है ना। देखो, हर चीज जब अपनी पीक पे होती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं हूँ, मैं ही रह जाऊँ। कांग्रेस के इतना लंबा काल चला कि कांग्रेस को उस टाइम पे ऐसा लगा होगा कि अपुनिश भगवान है, पर नहीं, हर कुत्ते का दिन आता है ना। ठीक है, एक एक मैंने, किसी ने मुझे बात कही थी कि साल में एक दिन तो कुड़ी का भी आता है। एक दिन कुड़ी पे भी दिया जलता है, यानी कि जिस दिन दिवाली होती है ना, एक दिन कुड़ी पे भी दिया जलता है, मतलब कुड़ी का भी दिन आता है एक दिन। तो इसलिए किसी को कभी कम नहीं समझना चाहिए। अगर आज आपका दिन नहीं है बेटा, कल आएगा, जरूर आएगा। शेड्यूल 11 में क्या है भैया? शेड्यूल 11 में आता है हमारे पंचायती राज। यह हुआ था 73वें संविधान संशोधन 1992 से। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो थी, स्थानीय सरकार जो थी, वो दो तरीके से चलती है, पंचायतें और म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, 73 में पंचायत आई, और 74वें संविधान संशोधन में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आई, नगर पालिकाएं आई। ठीक है, नगर पालिकाएं। आई होप आप सभी को आज तक की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब कुछ चीजें तुम लोग नोट डाउन कर लो, मुझे पता है तुम लोग बोर हो रहे होगे, और आज बहुत लंबी क्लास हो गई है। ठीक है, पर फिर भी तुम कुछ चीजें नोट डाउन कर लो, मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, फटाफट से बिल्कुल गोली की स्पीड में नोट डाउन करो। सबसे पहले तो देखो, संविधान के मूल भाग आज भी 22 ही हैं, इसको लिख लो कहीं पे। संविधान के मूल भाग आज भी 22 ही हैं, लिख लो फटाफट। दूसरी चीज, संविधान के कुछ भाग उन्हीं के अंदर जोड़ देंगे, जैसे 4A था, भाग 4A मुझे में मूल कर्तव्य जुड़े हैं तुम्हारे। ठीक है, भाग 9A जो ये वाला है हमारा, ठीक है, नगर पालिका वाला, ये भाग 9A, शेड्यूल 12 जो है ये 9A में है। ठीक है, भाग 9B, भाग 9B भी उसी के अंदर ही जोड़ दिया गया है, ये सहकारी समितियां हैं। ठीक है, और भाग 14A अधिकरण, भाग 14A अधिकरण ये भी इसी के अंदर जोड़ दिया है। वैसे टोटल अगर भाग गिने जाए तो 25 बैठते हैं, अगर एक एक करके गिने, पर अभी भी भाग जो है वो 22 ही हैं। ठीक है, ये लिख लेना, संविधान के अंदर मूल भाग आज भी 22 ही हैं, पर अगर संशोधन के रूप में देखा जाए तो वैसे 25 है। ठीक, एक ये चीज हो गई तुम्हारी। दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, मुझे तुम्हें कुछ लिखवाना था। ये संविधान को किसने लिखा था, तो तुम सबको पता ही होगा, कि पता है आपको कि प्रेम बिहारी नारायण सिंह रायजादा। ठीक है, इन्होंने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, सर्वप्रथम संविधान पे हस्ताक्षर करने वाले जवाहरलाल नेहरू और बलवंत राय मेहता थे, ये चीज लिख लेना। के एम मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा था, ये चीज लिख लेना। ठीक है, मैंने तुम लोगों के लिए नोट डाउन कर लिया, कि अगर कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, रह जाता है। बस ये दो तीन चीजें थी। ठीक है, और बाकी मुझे कुछ याद आएगा तो मैं लिखवा दूंगी। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, शेयर कर देना यार, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर तुम लोग कर दो। अगर डेली ऐसा लगे ना कि 10,000 व्यूज भी आ रहे हैं किसी वीडियो पे, तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं अपना काम जो कर रही हूँ ना, बच्चों को पसंद आ रहा है। 1-2 हजार लोग दिखते हैं ना, तो फिर मोटिवेशन सा नहीं मिलता। अब देखो, पिछले 1.5 घंटे से मैं तुम्हारे 1-1.5 घंटे से भोग रही हूँ। अब तुम्हें तो ये लग रहा होगा आधे पौने घंटे की वीडियो है, पर नहीं, इससे पहले भी 4 वीडियो शूट करी, वो खराब हो गई, उसमें आवाज नहीं सही से आ रही थी। तो आई होप आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जय हिंद, जय भारत।